हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे एल्केन प्रिपरेशन मेथड और आज हम लेके आए हैं आज के वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केनों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। अब एल्केनों के भौतिक गुणों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम उनकी प्रकृति की बात करेंगे कि किस प्रकार की ये प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम सामान्यतः बात करें, पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कि प्रथम चार सदस्य दैट मीन्स C1 to C4, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के सदस्य कैसे होते हैं? रंगहीन, गंधहीन गैस होती हैं, ये ध्यान रखना है। कैसे होते हैं? प्रथम चार सदस्य जिसमें अपन सामान्यतः मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करते हैं। तो प्रथम चार सदस्य क्या हैं? रंगहीन, गंधहीन क्या होती हैं? गैसें होती हैं। अगर हम बात करते हैं उच्चतर सदस्य, जैसे C5 से C17 तक के जो सदस्य होते हैं, हालांकि रंगहीन गंधहीन होते हैं लेकिन द्रव की फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? रंगहीन गंधहीन द्रव हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अपन जो द्रवों की बात करते हैं इसमें एक अपवाद होता है। उस अपवाद को ध्यान रखना कि जो नियोपेंटेन होता है, 5 कार्बन का यौगिक होता है नियोपेंटेन। ओके, नियोपेंटेन कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि अपन सामान्यतः बात किसकी कर रहे हैं कि ये द्रव फॉर्म में होते हैं। ओके, बात करते हैं कि C17 से उच्चतर के जो सदस्य हैं, उच्चतर जैसे C18, C19, C20 तक के जो भी सदस्य होते हैं, C17 से ऊपर वाले, वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तो देखो, कम वाले होते हैं गैस, फिर थोड़े बड़े द्रव और फिर बाद में ठोस। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका दूसरा जो कैरेक्टर है वो निकालते हैं कि इनके जो गलनांक व क्वथनांक हैं, क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक, इसको कहते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट MP, और क्वथनांक क्या होते हैं? BP। तो गलनांक एवं क्वथनांक BP अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है, समानुपाती कर दिया है कि अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं कि जैसे उच्चतर सदस्य, देखो गैस, द्रव और ठोस हो रहे हैं, तो ठोस होने से क्या होगा? क्वथनांक हो चाहे गलनांक हो, लेट गर्म होते हैं, पिघलते भी गर्म और उबलते भी लेट से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अणुभार बढ़ाओगे तो एल्केनों के गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, साथ में उनका घनत्व भी बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? इनका घनत्व। इसको हम साथ में तो अणुभार प्रोपोर्शनल टू घनत्व कह सकते हैं। अणुभार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व, कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है एल्केनों के लिए उनका घनत्व का मान भी बढ़ता चला जाता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी विलेयता के लिए, जल में इनकी विलेयता किस प्रकार से होती है, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार प्रोपोर्शनल टू विलेयता, अपन ये लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिख सकते हैं कि अगर अणुभार बढ़ेगा तो उनकी विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कारण ये होता है कि एक्चुअल में जो एल्केन होते हैं वो पहली चीज़ अध्रुवीय होते हैं, और जब ये यौगिकों का निर्धारण करते हैं, जिसको हम कह के आए थे एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसलिए सामान्यतः जैसे जैसे ये भारी होते जाते हैं जल में इनकी विलेयता घटती चली जाती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो ये हमने माना है कि एल्केन कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। चूंकि एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं इसलिए
इसलिए ये जल में जो कि क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और देखो केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल होता है सोल्युबिलिटी के रेफरेंस में, विलेयता के संदर्भ में। केमिस्ट्री में हम पढ़ के आए हैं कि समान समान को घोलता है। तो ये कैसा है, देखो अध्रुवीय है, तो ये किस में घुलेगा, अध्रुवीय में, जबकि ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। और जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, परिणाम स्वरूप ये अध्रुवीय विलायकों में तो विलयशील हैं, घुलनशील होते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायकों जैसे जल वगैरह में अघुलनशील होते हैं। इसलिए ये अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, विलयशील होते हैं। मैं एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं इसलिए ये अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों जैसे जल आदि में अविलेय होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से इनकी अपन चार प्रकृतियों का, चार फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहला इनकी प्रकृति, कैसी ये नेचर में पाए जाते हैं कि पहले जो चार सदस्य होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, वो गैसियस होते हैं लेकिन कलरलेस और ओड्यूरलेस, रंगहीन और गंधहीन। जबकि 5 से 17 तक के जो सदस्य हैं रंगहीन, गंधहीन, द्रव होते हैं, जबकि इससे उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि इनके गलनांक व क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, जबकि इनका घनत्व भी अणुभार के साथ बढ़ता है। तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है कि अगर हम इनकी जल में विलेयता की बात करें तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता कम होती जाती है। कारण है जल प्रतिकृषि एल्किल समूह का निर्माण या एल्किल समूह इसमें उपस्थित होना। तो दूसरा कारण अपन देख सकते हैं कि एल्केन सामान्यतः अध्रुवीय होते हैं, इसलिए सामान्यतः ये जल में विलयशील नहीं होता। क्यों? क्योंकि समान समान को घोलता है। इस आधार पर अपन ये कहते हैं कि एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों जैसे जल वगैरह में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम इसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ विशेष बिंदुओं की बात करते हैं कि ये किस प्रकार यौगिकों का निर्धारण करते हैं। विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्धारण करना अपन को, इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। वो फैक्ट्स क्या होंगे वो चेक कर। तो हम देखो स्पेशल फैक्ट्स की बात कर रहे थे, वो स्पेशल फैक्ट्स क्या हैं, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, एल्केनों के संदर्भ में। पहला फैक्ट क्या है कि मेथेन का जो 75% मिक्सचर होता है, 75% जो मीथेन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, सीएनजी गैस में प्रेजेंट होती है। तो पहला फैक्ट क्या है, 75% ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, सीएनजी की अपन बात करते हैं जो एक मोटर व्हीकल जो ईंधन होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मोटर गाड़ियों में मोस्टली अपन यूज़ करते हैं। तो उसमें जो गैस भरी होती है वो अप्रोक्सीमेट जो 75% मीथेन होती है वो उसमें फिलअप की हुई होती है। इसके बाद दूसरे फैक्ट्स की बात करते हैं। तो दूसरा फैक्ट्स क्या है, मिक्सचर ऑफ, मिश्रण बोलते अपन, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण किसमें होता है, प्रेजेंट इन एलपीजी। कि जो एलपीजी जो गैस होती है अपन, हमारी जो ईंधन गैस होती है जिसको अपन रसोई गैस के नाम से जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा मिश्रण भरा हुआ होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण उसमें भरा हुआ होता है।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके लिए जो अपन इसकी जो स्पेशल फैक्ट्स की बात करेंगे, वो स्पेशल फैक्ट्स क्या जाएगा कि जो कार्बन 6 से लेके 11 तक की जो भी स्पीसीज होती है, नंबर 3 है C5 to C11, मतलब पेंटेन से लेके अंडेकेन की बात अपन करते हैं। 11वें नंबर पे कौन सी स्पीसीज आती है? अंडेकेन आती है। यस, तो अगर बात करते हैं कि C5 to C11 तक के एल्केन किस में पाए जाते हैं? पेट्रोल। किस में पाए जाते हैं? ये पेट्रोल में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। C5 से C11 तक की जो स्पीसीज है, तक के एल्केन किस में पाए जाते हैं? पेट्रोल में। चौथे फैक्ट की बात करते हैं, C12 से लेके C16 कह सकते हैं तक के एल्केन किस में पाए जाते हैं? डीजल। किस में पाए जाते हैं ये? डीजल में। C12 से लेके C16 तक अपन कह सकते हैं, जबकि C16 और 17 तक कह सकते हैं। C17, C16 और C17 इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी। अगर आप चाहें तो अपन इसको 15 कर सकते हैं। C12 से 15, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? C16 से 17 तक के एल्केन किस में पाए जाते हैं? केरोसिन। केरोसिन बनाते हैं। और जो इसके बाद वाले हैं जिसको अपन कहते हैं रेस्ट ऑफ एल्कीन, रेस्ट ऑफ एल्केन, सॉरी, रेस्ट ऑफ एल्केन, मतलब बचे हुए जो एल्केन हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं वैक्स, मोम बनाते हैं। वो किस में काम आते हैं? मोम या वैक्स में। तो जो यहाँ पे अपन स्पेशल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो स्पेशल फैक्ट्स क्या हमारे लिए कि जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसके जो प्रेजेंट गैस होती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है, लेकिन उसका 75% सॉल्यूशन में कंपोनेंट लिया जाता है। 75% मीथेन यूज अपन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और ब्यूटेन किस में होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण LPG गैस के लिए अपन यूज करते हैं, जबकि 5 से लेकर 11 तक के पेट्रोल, 12 से 15 तक के जो एल्केन है वो डीजल में काम आते हैं, जबकि 16 और 17 वाले सदस्य केरोसिन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जबकि उसके बाद में जो बचे हुए एल्केन्स होते हैं वो वैक्स या मोम के लिए हम इनको प्रयुक्त करते हैं। और देखो यहाँ से एक चीज़ जो स्पेशल अपन को फैक्ट्स नज़र आ रही है, उसमें हमने शायद पहले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की थी, उस बेसिस पे अपन चेक करें। वो क्या थी कि 1 से लेके 4 तक क्या थे? गैस। 5 से लेके 17 तक के क्या थे? लिक्विड। और उस 17 के बाद क्या थे? सॉलिड थे। तो देखो यहाँ से 4 तक ये रही, क्या है? LPG और CNG दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं। बात करते हैं 5 से 17 तक। देखो ये रहा 5 और ये रहा 17। चाहे वो पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या केरोसिन की बात करें, वो सामान्यतः किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जबकि C17 के बाद वाले क्या थे? सॉलिड। और वैक्स क्या होती है? मोम कैसे होती है? सॉलिड फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम एल्केनो के लिए ये जो स्पेशल फैक्ट्स हैं इनको मेंशन करते हैं, और ये हमारे दैनिक जीवन में हम इनको यूज करते हैं। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है एल्केनो की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्केनो के लिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट अपना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और वीकेन से केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केनों के लिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण क्या क्या हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण। अब सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केनो का हैलोजनीकरण। कौन सी रिएक्शन है? एल्केनो का हैलोजनीकरण।
तो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्केनों का हेलोजनीकरण। ओके, रिएक्शन मेंशन करते हैं तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं CH4, इसका अगर हेलोजनीकरण करवाना है तो इसमें एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि ये अभिक्रिया सामान्यतः अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको संपन्न करवाएं तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद ये देती हैं। चेक करते हैं कि यहाँ पे हेलोजिनेशन में का मतलब है कि किसी भी हेलोजन के साथ अपन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं एल्केन का या मीथेन का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ से आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे लिखते हैं? H से लिखते हैं। तो रिएक्शन क्या है? CH4 की अभिक्रिया जब हम Cl2 के साथ करवाते हैं, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है क्लोरीन परमाणु द्वारा। तो CH4 की जगह तो क्या रह जाएगा? CH3 और साथ में लग जाता है Cl। जो एक Cl कम हुआ है वो HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जब हम मेथेन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है? मैथिल क्लोराइड कह दें, या IUPAC में इसका नाम अपन IUPAC नामकरण कर चुके हैं तो क्या दे सकते हैं इसका? क्लोरोमीथेन अपन इसको कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो यदि हम क्लोरीनीकरण करवाएं या क्लोरीन की एक्सेस दे दें, इसका आधिक्य दे दें अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया आगे भी प्रोसीड हो जाती है और आगे भी सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन करवा देती है। अगर हम इस अभिक्रिया पर क्या करवाएं? 1 मोल और Cl2 का दे दें, Cl2 और साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति H से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो यहां से फिर से एक H और यहां से Cl रिमूव होगा HCl के रूप में और यहां से बन जाएगा CH2Cl2 स्पीसीज बन जाती है। ऐसे ही देखो अभी भी 2 हाइड्रोजन है तो आगे और रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। Cl2 और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, फिर HCl बाहर जाएगा, बनाएगा CHCl3 और एक बार और रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं क्योंकि इसके पास एक और हाइड्रोजन है, फिर HCl जाएगा और लास्ट उत्पाद बना सकता है CCl4। इस तरह से अभिक्रिया में बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन होगा? मैथिल क्लोराइड। तो नामकरण की बात करें तो ये तो मेथेन है, इसको अपन कहेंगे मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, यस और नो? तो इसको अपन कहेंगे क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन कहते हैं इसको। दूसरा अगर इसको कहेंगे तो ये बन जाता है, देखो क्लोरो कितने हैं? 2 हैं, किस पे? मेथेन पे, तो नेमिंग हो जाएगी डाइक्लोरोमेथेन, नेमिंग होगी डाइक्लोरोमेथेन। ओके, इसकी बात करें तो ये क्या है? क्लोरो कितने हैं? 3 हैं, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके लिए तो ये बन जाता है टेट्रा क्लोरोमीथेन। लेकिन यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं, इनका स्पेशल नामकरण किया जाता है IUPAC के द्वारा। कौन कौन से हैं? एक तो CHCl3, इस स्पीसीज को अपन सामान्यतः क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। ओके, जबकि इसी स्पीसीज की बात करें CCl4 तो इसको कहा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको CTC भी कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सामान्य अभिक्रिया है। जब एल्केन का हेलोजनीकरण करवाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो HX के रिमूवल के बाद प्रोडक्ट बनता है हेलो एल्केन। क्या बन जाते हैं? हेलो एल्केन। ये देखो हेलो कौन है? क्लोरो, और एल्केन कौन है? मेथेन। तो हेलो एल्केन कह दो या क्लोरो मीथेन कह दे, बात एक ही है।
अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर हम चेक करते हैं तो वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो बात करते हैं इस रिएक्शन की, यहीं तक की अपन बात करेंगे जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना रहे हैं अपन, क्लोरोमीथेन कह दें या फिर मेथिल क्लोराइड कह दें। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म को चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से चलती है और किस तरह के अन्य उत्पादों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से मैं वापस एक बार रिएक्शन को ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हम इस प्रोसेस को, इसकी मैकेनिज्म को पूरी समझ सकें। तो देखो रिएक्शन क्या थी, CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति थी जिसको अपन HNu लिख रहे थे। प्रोडक्ट क्या बना रहा था, CH3Cl और साथ में HCl, यही बन रहा था प्रोडक्ट। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म को क्या कहते हैं अपन, क्रियाविधि, कि वास्तव में ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न हुई है इसको बताती है इसकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये चलती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। अब मुक्त मूलक क्रियाविधि में कैसे संपन्न होगी वो समझना। ये 3 पदों में संपन्न होती है, 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप्स में चलेगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट है, इसको कहा जाता है श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद, चेन इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद। कैसे कि यहाँ पे जो ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, मुक्त मूलक समांश विदलन द्वारा मुक्त मूलकों में परिवर्तित होता है। समांश विदलन कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। समांश विदलन होता है जैसे ये 2 एटम है, कनेक्ट है बॉन्ड से, जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे एटम है और यहाँ पे एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करता है। मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, बल लगता है। तो इससे क्या होगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। कभी भी ध्यान रखना समांश विदलन में आयन नहीं बनते हैं, तो रेडिकल बना, इसको अपन कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन फ्री रेडिकल कहा जाता है। इसके बाद स्टेप सेकंड की बात करते हैं तो स्टेप सेकंड होता है श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद, इंग्लिश में कहते हैं इसको चेन प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप। अब संचरण का मतलब होता है कि ये लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअसली रिएक्शंस प्रोसीड होती रहती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पहली स्टेप में Cl रेडिकल बना है वो इस अभिकारक के साथ CH4 के साथ अभिक्रिया करता है और HCl के साथ CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ से H रेडिकल का निष्कासन होता है और वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे अपन CH4 की बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, समांश विदलन होता है। इस समांश विदलन से क्या बन जाएगा, एक तो H रेडिकल और साथ में CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ध्यान रखना अपन को कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, समांश विदलन हो रहा है। समांश विदलन से हाइड्रोजन रेडिकल और CH3 रेडिकल, ये हाइड्रोजन रेडिकल इस Cl रेडिकल के साथ क्या करेगा, HCl, बचेगा कौन, CH3 रेडिकल या CH3 मूलक की बात अपन करते हैं। तो पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या किया कि जो पहले स्टेप का रेडिकल था वो CH4 के साथ रिएक्ट करके HCl और CH3 रेडिकल बना सकता है। अब इसमें होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि पहले स्टेप में सारे के सारे रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं तो सारे के सारे Cl2 पहले स्टेप में काम आए, कुछ Cl2 बच जाएं तो वो CH3 रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं CH3Cl और Cl रेडिकल। अब देखो अभिक्रिया को इसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा,
ये Cl रेडिकल बना, वो ये रहा CH4 के साथ अटैक करेगा, HCl बना देगा, CH3 रेडिकल बना दिया, ये CH रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, CH3Cl और फिर Cl, तो Cl रेडिकल यहाँ यूज आ रहा है, CH3 रेडिकल यहाँ यूज आ रहा है, तो ये लगातार यह पद चलता रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेप थर्ड, जिसको अपन कहते हैं श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना क्या है? पहली संभावना मैं यहाँ पे एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या अगर पहला स्टेप समझ में आ गया तो यहीं से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एक बार। तो चलो एक बार पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। पहली संभावना क्या है कि Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल रिएक्ट कर जाए और Cl2 का निर्माण कर दे। दूसरी संभावना क्या है यहाँ पे? दूसरी संभावना है यहाँ पे, दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना है कि CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल रिएक्ट करें और CH3Cl का निर्माण कर दें, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। CH3Cl बन ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी संभावना और भी बनती है, और कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन के हैलोजनीकरण में एथेन भी एक प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म सहित व्याख्या कीजिए। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो देखो सेकंड स्टेप में क्या था, CH3 रेडिकल बना हुआ था, वो CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो इस स्थिति में जो स्पीशीज बनेगी वो CH3 बनता है। यहां पे बनता है इथेन। क्या बनेगा? इथेन। जबकि वास्तव में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपन को? एल्किल हैलाइड है या मेथिल क्लोराइड की बात करें, लेकिन मेथिल क्लोराइड के साथ साथ हमें उत्पाद के रूप में और क्या प्राप्त होता है? इथेन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, एल्केन के हैलोजनीकरण की जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक प्रकार की क्रियाविधि होती है, जो 3 पदों में संपन्न होती है। पहली चेन इनिशियल स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद, संचरण पद और समापन पद। समापन पद में 3 संभावनाएं हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ से ये पहली अभिक्रिया पढ़ी है अपने एल्केन का हैलोजनीकरण। आगे की अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।